हे बच्चा लोग, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ आखिरी 60 दिन में एसएससी सीएचएसएल की तैयारी को बेहतर कैसे बनाएं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। और ये 10 मिनट की वीडियो आपके जो है तैयारी करने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा। और जो एक भीड़ होती है ना कि 95% बच्चे जो है बार बार फेल होते रहते हैं एग्ज़ाम में, आखिरी जो 2 महीना होता है उसका वो सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उससे आपको बाहर निकाल के लेके आऊँ। तो मेरा 10 मिनट का ये सलाह आपके काफ़ी काम आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और आखिरी तक सुनिएगा क्या क्या मैं बातें आपको बताने वाला हूँ जिससे 60 दिन आप सही से इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहली बात तो अगर आपको क्रैक करना है तो आपको एक बात ये समझना होगा कि 2019 सीएचएसएल का पेपर में जो कट ऑफ गया था वो कट ऑफ गया है 156 और इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही था, 156 पॉइंट समथिंग मार्क था। तो 156 नंबर स्कोर करने के लिए आपको बहुत उम्दा परफॉर्म करना पड़ेगा। ये नॉर्मलाइज स्कोर था, आपको फिर भी 140 145 नंबर जो है रॉ स्कोर करना पड़ेगा, लेकिन इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा फाइनल। मतलब अगर आप 175 नंबर या 180 नंबर के आसपास होंगे तब आप ये कह सकते हो कि नहीं ठीक है मेरा सिलेक्शन सीएचएसएल में हो जाएगा। इस नंबर तक पहुंचने के लिए आप सोच लो कि आपको कितना उम्दा परफॉर्म करना होगा हर सब्जेक्ट में। तो आपका जो एप्टीट्यूड है, जो आपको मैथ्स का पार्ट आता है, मैथ्स के पार्ट में कितना स्कोर सही होता है और किया जा सकता है। तो प्रैक्टिकल जो पॉसिबिलिटी है वो 45 नंबर से लेके 50 नंबर के बीच में आप कहीं भी स्कोर कर सकते हो। अगर मैथ के आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप 100% स्कोर कर सकते हो। सीएचएसएल का पेपर ऐसा ही आता है। सीएचएसएल के पेपर में और सीजीएल के फेज 1 के पेपर में थोड़ा सा चेंज रहता है। सीएचएसएल डिफिकल्ट आता है सीजीएल से, इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना होता है। सीएचएसएल का मैथ्स का सेक्शन जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सीजीएल का इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो कितना आप स्कोर कर सकते हो, तो 42 से लेके 45 नंबर तक आप मेहनत करके स्कोर कर सकते हो। और आपकी पूरी मेहनत कैसी है ये एग्जाम का दिन डिसाइड करता है कि 45 से लेके 50 के बीच में आप स्कोर कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी डिफिकल्टी लेवल अच्छी होती है, जिसको एग्जाम का दिन ही डिसाइड करता है कि हाँ भाई इसमें बच्चा स्कोर कर पाएगा या नहीं स्कोर कर पाएगा। तो आपको इन दो क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, आपको 42 से लेके 45 पे फोकस रखना है। रीजनिंग में आप 45 से लेके 50 के बीच में मैथ की तरह कहीं पे भी स्कोर कर सकते हो। अगर एक दो जो क्वेश्चन आते हैं लाइक नंबर सीरीज के या फिर काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के, तो इनके अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में निकल गए तो आप 100% स्कोर कर सकते हो रीजनिंग में। इसके बाद अगर जीए जीएस की बात करें तो जीए जीएस में बहुत मेहनत करने के बाद भी अब 30-35 नंबर से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हो। जीके जीएस में ये परेशानी होती है। तो ये आपका टारगेट स्कोर है जो आपको अचीव करना पड़ेगा। कुल मिला के आप ऐसे समझो कि 90 मार्क्स ये हो गया, 90 और 45 की 135 प्लस 30 मतलब 165 नंबर के आसपास तक आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। नॉर्मलाइज्ड होके ये 175 180 के आसपास पहुँच जाएगा अगर आपको श्योर शॉट सीएचएसएल में सिलेक्शन लेना है। तो ये तो रही बात कि ये पॉसिबल स्कोर है जो आप काम कर सकते हो। इसके लिए आपको 60 दिन कैसे ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझो। मैंने थोड़ा सा प्लान किया हुआ है। अभी आपको अब से लेके एग्जाम के दिन तक 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको चाहते हो कि इस बार आपका सीएचएसएल का एग्जाम निकल जाए तो 8-10 घंटे आपको रोजाना बेसिस पे आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो बात आप समझो कि आपको अपने मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस के लिए डेली 2 घंटे आप निकालो, 2 घंटे आप प्रैक्टिस करो। आपका टॉपिक, आपका सब्जेक्ट पे अगर कमांड बन गया हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करो। और कंसेप्ट मैथ्स में क्या होता है ना कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंसेप्ट आपका रिवाइज होता है, क्योंकि कंसेप्ट उसी में लगता रहता है। और मैथ में रिवीजन बेसिकली प्रैक्टिस से होता है। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में 1 घंटे प्रैक्टिस करो, उसमें चेक करो कि क्या क्या ग्रामर के रूल्स हैं जो आपसे गलत हो रहे हैं, फिर उनका रिवीजन करो। तो 1 घंटे आप क्या काम करो, 1 आवर क्या करो आप, 1 आवर प्रैक्टिस के लिए दो, 1 आवर आप रिवीजन के लिए दो, ठीक है। और रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ रोजाना बेसिस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। जीके जीएस की बात करें तो ये आखिरी 2 महीना ऐसा होता है जहां पे आपको जीके जीएस पे टाइम देना होता है। आपको 1 से लेकर 2 घंटे तक रिवीजन के लिए स्पेशली टाइम देना होता है। और प्रीवियस 10-12 ईयर्स के जो है क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने होते हैं। तो जीके जीएस में 1-2 घंटे का टाइम जो है आप डालो। और इस वक्त आपको करंट अफेयर में स्पेशल फोकस करना पड़ता है कि पिछले 8 महीने का करंट अफेयर आप अच्छे से कवर करना होगा। आपको 2 महीना आने वाला वो और पिछला 6 महीने और, तो मान के चलो कि आप जुलाई से लेके एग्जाम तक सारे के सारे करंट अफेयर आपको कवर करना पड़ेगा। और करंट अफेयर सावधानी से कवर करना होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी तरीके का करंट अफेयर आपको कवर करना है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि
एसएससी करंट अफेयर किस पार्ट से पूछती है, आपके स्टेट से पूछती है, सेंट्रल से पूछती है, वर्ड से पूछती है, तो करंट किस सेक्शन से पूछती है, उस सेक्शन के हिसाब से आपको करंट अफेयर कवर करना होता है। करंट अफेयर को कवर करते वक्त थोड़ी आपको सावधानी बरतनी है। तो अब आपको जीके जीएस में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात करें सीएचएसएल एग्जाम के लिए तो सभी सेक्शंस का जो वेटेज है वो बराबर है। 50 नंबर का आपका एप्टीट्यूड आता है, 50 इंग्लिश, 50 रीजनिंग, 50 जीके जीएस। तो सीएचएसएल एग्जाम के लिए सबका वेटेज इक्वल है और सब में आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अगर जीके जीएस में अच्छा स्कोर नहीं होता है तो सीएचएसएल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, ये भी एक बड़ी परेशानी होती है। तो इसको आप 8 से 10 घंटे के टाइम टेबल में आप अपने हिसाब से लगा लो, अपने हिसाब से सेट करो और अपने हिसाब से सेट करने के बाद रोजाना बेसिस पे इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बात करें कि आप में से बहुत सारे लोगों का जो है इस टाइम समय पे कोर्स हो गया होगा कंप्लीट, अगर सीएचएसएल के लिए जा रहे हो तो। जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है वो पहले कोर्स कंप्लीट करें और पहले कोर्स कंप्लीट करें, वरना सिलेक्शन तो उनका कभी कहीं पे भी नहीं होगा। एग्जाम में वो कितनी भी बार बैठ ले, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोर्स कंप्लीट होना। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तभी आपका किसी एग्जाम में सिलेक्शन होगा। तो जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है सबसे पहले फोकस करें कि वो सही से कोर्स को कंप्लीट करें। कोर्स का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे आपको अपने विवेक के हिसाब से जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा टीचर की, कौन से टीचर के साथ आप जा रहे हो और क्या वो टीचर्स जो है आपको सही पढ़ा रहा है। उस टीचर को पढ़ने के बाद अगर आप पिछले 15-20 साल के क्वेश्चन आसानी से मक्खन की तरह सॉल्व कर पा रहे हो, इसका ये मतलब है कि आपका जो टीचर है, जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है वो बिल्कुल सही है। टीचर में किसी भी तरीके की बुराई नहीं है अगर आप पिछले 15-20 सालों के सवाल लगा पा रहे हो तो। इसके बाद मॉक टेस्ट देखो, बहुत ज़्यादा मत दो। सैटरडे संडे को अभी मॉक टेस्ट दो इस मंथ, फिर आखिरी समय पे मॉक टेस्ट ज़्यादा देना होता है। मॉक टेस्ट देने के बाद एक बात ध्यान रखना होता है आपको कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको जैसे हम लोग क्या करते हैं, सीएचएसएल का एक मॉक टेस्ट दिया हमने और हमारा आ गया 150 नंबर, मान लो 150 नंबर आ गया या 160 नंबर आ गया या 180 नंबर आ गया, हम खुश हो जाते हैं। आपको खुश नहीं होना है, आपको ये देखना है कि कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने गलत क्वेश्चन कर रखे हैं। तो सारे रॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको आपको एक नोटबुक में डालना है। वो ये देखना है कि क्या आपने पढ़ रखा है, उससे एरर हुआ है, अगर एरर हुआ है तो क्यों एरर हुआ है। एक तो आप कंसेप्ट समझ में नहीं आया है आपको, इस वजह से एरर हुआ है, या फिर आपको आता था और एक होता है ना ह्यूमन टेंडेंसी होती है मिस्टेक करने की, कि ऑप्शन ए के बजाय बी टिक की या बी के बजाय सी की। तो आप अगले पेपर में ये वाला जो होता है ना कि सही किया है फिर सी टिक कर दिया है, वो आप अवॉइड कीजिएगा कि इस तरीके की गलती ना हो। और दूसरा, अगर किसी कंसेप्ट से क्वेश्चन गलत हुआ है तो उस कंसेप्ट को रिवाइज करो और उस पर कई सारे क्वेश्चंस अलग से लगाओ, ताकि अगली बार उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए तो आप सही कर लो। और एक नोटबुक जरूर बनाओ जिसमें हर मॉक टेस्ट का गलत हुआ क्वेश्चन, गलत हुआ कंसेप्ट जो है वो लिखो जरूर। तो नोट्स जो है, नोट्स बनाओ और नोट्स को रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करो। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। नए आपको वोकैब में शब्द मिल सकते हैं, वो सारे के सारे शब्द इकट्ठा करो, उन शब्द के मतलब रखो और मतलब उसके बाद उसको रटने के बाद बार बार रिवाइज करो, तभी जाके आप इंप्रूव कर पाओगे। तो ये छोटी सी जो है प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वक्त अपने आप को इन डेप्थ कैसे एनालाइज करें। 8 घंटे आपको सही तरीके से पढ़ना है, जिसमें मॉक टेस्ट का रोल बहुत ज्यादा होने वाला है। लेट्स फॉर एग्जाम्पल आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मैं एक सेक्शन पकड़ के लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सेक्शन लेके पकड़ के बात कर रहा हूँ। स्पेशली इंग्लिश का सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूँ कि इंग्लिश में मान लो आपके 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं। एक केस हो सकता है एक बच्चे का 50 में 40 आ रहा है और ऑन एन एवरेज आ रहा है, मतलब ऐसे आता होगा कभी 38 आ गया, कभी 42 आ गया। इस अगर रेंज में बच्चा चल रहा है तो क्या होगा, अगर 30 के रेंज में है, कभी उसके 32-33 नंबर आ गए, कभी क्या हुआ कि इसके जो है 28 या 27 नंबर आ गए, ठीक है। एक बच्चा ऐसा हो गया जिसका जो है 24-25 नंबर से लेके 20 नंबर के बीच में आ रहा है, या फिर 18 से लेके 20 में चल रहा है। और एक बच्चा ऐसा होगा जो 45, मतलब कभी 43 उसके आ रहे होंगे, कभी 47 आ जा रहे होंगे, इस रेंज में चल रहा होगा। तो ये मॉक टेस्ट क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है उसको कि उसकी तैयारी किस लेवल पे है, उसको क्या काम करना चाहिए। अगर आपका ये वाला स्केल है 43 के ऊपर क्रॉस होके जाता है, 46, 47, 50 नंबर बनते हैं टेस्ट में, इसका ये मतलब है कि आपका कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट है। क्या है, कोर्स आपका जो है, कोर्स आपका पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है और जो आपने नोट आज तक बना रखे हैं, टेस्ट देने के बाद उनका रेगुलर इंटरवल पे रिवीजन करना है। टेस्ट बनाना है, रेगुलर इंटरवल पे रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रेगुलर इंटरवल पे उसका रिवीजन करना है। कोर्स आपका पूरी तरीके से कंप्लीट है। अगर बात करें कि अगर आपका स्कोर 40 से 45 के बीच में अगर चल रहा है, इसका ये मतलब है कि कोर्स आपका 80% कंप्लीट है। 80% कंप्लीट होने का मतलब ये है कि अभी आपने जो
डाउट्स के नोट बनाए या कुछ क्रिटिकल कंसेप्ट है, क्रिटिकल रूल है जो मॉक टेस्ट में देखने को मिल रहे हैं, आपको वहां से इंप्रूव करके 100% कोर्स कंप्लीट करना होगा। इनको आपको मॉक टेस्ट से क्या करना पड़ेगा, निकाल के बार बार लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस रेंज में लाइक कर रहे हो, लाइक आपका 38 नंबर से लेके आपका 18, 20 या उससे कम नंबर बन रहा है, इसका यह मतलब है कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है। कोई ना कोई आपका टॉपिक छूटा हुआ है, वोकैब छूटा हुआ है, इडियम छूटा हुआ है, वन वर्ड छूटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है। और ये रूल सभी पे अप्लाई होता है। तो अगर आप 38 से नीचे हो, इसका ये मतलब है कि आपको कोर्स पे पढ़ाई करना है, आपको रिवीजन पे खास करके ध्यान देना है। 38 नंबर ये भी इंडिकेट करता है कि आपका कोर्स थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो गया है। इसका ये मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है, क्योंकि आपने लगभग कोर्स पढ़ लिया है और उसमें से आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, मतलब जो क्रिटिकल कंसेप्ट होता है ना, किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत होगी, आप वहां पे गलती कर रहे होगे। तो इस वाले पार्ट के लिए आपको रिवीजन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और अगर 38 से नीचे आ गए हो, 35 या 35 से नीचे हो, तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है। आपका 70% कोर्स कंप्लीट होगा, 30% कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तो वो 30% कोर्स भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये आपको मॉक टेस्ट ही बताएगा, क्योंकि जब मॉक टेस्ट में जाओगे, जो आपके 30 नंबर बन रहे हैं और बचे हुए जो आपके 30% क्वेश्चन जहाँ से गलत हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को देखोगे तो वो ये इंडिकेट करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपका सही नहीं है। तो वो टॉपिक आपको इतना रिवाइज करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि वो टॉपिक आपका मजबूत हो जाए। तो ये काम आपको रेगुलर इंटरवल पे अगले 60 दिन के लिए करना है। और 60 दिन तक अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, चाहे आप रीजनिंग पे सेम रूल अप्लाई करो, मैथ्स पे सेम रूल अप्लाई करो, जीएस पे सेम रूल अप्लाई करो, तो ये रूल अप्लाई करके आप अपने आप को, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपके 30 नंबर या 30 नंबर से कम बन रहे हैं, ठीक है, इसका ये मतलब है कि अभी आप सिलेक्शन के काबिल नहीं हुए हो। आप इस बार सेलेक्ट नहीं हो सकते हो जब तक आप ये पैरामीटर क्रॉस नहीं करोगे। इसका ये मतलब है कि आपको डरना नहीं है। इसका ये मतलब ये हो गया कि अभी आपकी तैयारी का लेवल कंप्लीट नहीं है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आपका कोर्स सही से कंप्लीट हो, सही से आपको याद हो। तो अगर जल्दी जल्दी भड़बड़ाओगे कि नहीं मेरे को इसी 2 महीने में कर लेना, 2 महीने में कर लेना है, तो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। सबसे पहले अगर आपके 30-32 नंबर बन रहे हैं तो आप पहले कोर्स कंप्लीट करो। एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो जिस भी पेपर में बैठोगे वही वाला पेपर निकल जाएगा आपका। तो इस बात की खास करके सावधानी रखिए। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल और सीएचएसएल में कुछ खास फर्क नहीं होता है। सीएचएसएल का मैथ्स थोड़ा डिफिकल्टी आता है, जीके जीएस डिफिकल्ट आता है। सीएचएसएल में जो वोकैब होता है, वोकैब भी डिफिकल्ट आता है, क्योंकि सिंगल स्टेज का एग्जाम होता है। सीजीएल में तो मेंस में दोबारा टेस्ट किया जाता है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सबके लिए एक साथ प्रिपेयर करना होता है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाता है। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये स्ट्रेटजी की वीडियो आपकी आंखें थोड़ी सी खोली हो और आप अपना जो टाइम टेबल है वो 8 से 10 घंटे सेट करके और इसी पैटर्न के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस।